प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। आसिफ अली ज़रदारी साहब दौरा लाहौर मुकम्मल करने के बाद इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि लाहौर के दौरे का मकसद उनका क्या था, लाहौर में वो क्या करते रहे, जो उनकी मुलाकातें हुई उसका मकसद क्या था। मुख्तलिफ तरह की कयास आ रही नहीं। एक कयास आ रही ये रही कि उन्होंने चौधरी शुजात से मुलाकात की है तो वो कोई पंजाब में तब्दीली लाने की बात कर रहे हैं। एक ख़बर ये भी शाये हुई कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो मुस्तकबिल के लिए कोई अलायंस तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं आइंदा इलेक्शंस के लिए। इसी का एक हिस्सा कुछ यूँ भी था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो नून लीग के मुखालिफ एक इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें उनको काफ़ी हद तक उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल भी कर लिया और जुलाई में वो दोबारा आएंगे। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब के दौरा लाहौर का मकसद क्या था और क्या वो अपने मकसद में कामयाब रहे हैं या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के ख्याल में वो कामयाब नहीं रहे, क्योंकि उनके अपने जो पार्टी के नाराज़ लोग हैं उन्हीं को वो मनाने में नाकाम रहे हैं कुछ ख़बरों के मुताबिक। बहरहाल एक तो हम इस पर बात करते हैं। दूसरा, अपोजिशन ने बजट को मंजूर होने से रोकने के लिए कोई तगोदर नहीं की, कोई कोशिश नहीं की। बिलावल साहब कश्मीर चले गए, शहबाज शरीफ साहब यहाँ लाहौर आके बैठ गए और यहाँ पर अरबों रुपए की जो ग्रांट्स हैं वो मंजूर हो गई इस दौरान में, और एक तरह से अपोजिशन ने हुकूमत को बजट के हवाले से एक वॉक ओवर फ्राहम किया है। तो ये एक अपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या थी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया था, वो क्यों नहीं हो पा रही, क्या रुकावटें हैं उसमें, क्यों वो ताख़ीर का शिकार है, क्योंकि यही वो वक्त है जब वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी जिसे बाकी पार्टीज़ ने भी इत्तफाक किया था। आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है उस पर न सिर्फ कैंपेन स्टार्ट हो गई हैं बल्कि सियासत भी शुरू हो गई है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हो गई है। बिलावल साहब जो दावे कर रहे हैं, आज उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर इमरान खान साहब के खिलाफ की है और उस पर फवाद चौधरी साहब ने उनको कड़ा जवाब भी दिया है। इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा भी कुछ मामलात हैं जो आज हमारा मौजू रहेंगे। मेरे साथ आलिया हमजा मौजूद हैं, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहबा, खुश आमदीद। कादिर मंदोखैल हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। कादिर मंदोखैल साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग के रहनुमा है। मैं सबको खुश आमदीद कहूँगा। शाह महमूद कुरैशी साहब का एक मैं स्टेटमेंट आपको सुनवाना चाहता हूँ सबसे पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि बजट के लिए बड़ी कयास आराइयाँ हुई थी कि पास नहीं होगा। क्या हुआ, पास हो गया ना? ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। क्या सराइयां थी, आपके इल्म में है, बड़ी मीडिया पे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी बातें होनी थी कि बजट पास नहीं होगा। क्या हुआ, बजट तो पास हो गया। तो इंशाल्लाह पंजाब का भी हो गया, मरकज का भी हो जाएगा। कादिर मंदोखैल साहब, ऐसा लगता है कि कोशिश ही नहीं की अपोजिशन ने इसमें रुकावट डालने की, इसको रोकने की कोई कोशिश ही नहीं की। शहबाज शरीफ साहब यहाँ लाहौर आ गए, बिलावल साहब कश्मीर चले गए, पीछे कुर्सियां वीरान पड़ी हैं, पूरे का पूरा अपोजिशन का जो एरिया है वो वीरान पड़ा है और बजट जो है वो अरबों खरबों रुपए की जो ग्रांट्स हैं वो मंजूर हो गई। बहुत शुक्रिया। जैसा आपको पता है कि हमारे पास इतनी तादाद नहीं है, पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम बजट को रोक सके। हमारे 56 MNA हैं कौमी असम्बली में, मुझ समेत। तो बिलावल साहब ने पहले दिन जो है ना शहबाज शरीफ साहब को ये ऑफ़र किया है कि हमारे MNA आपके पास है, समझ लो आपकी जेब में है, जिस तरह इनका वोट आप इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 82 हमने कट मोशन जो है ना दाखिल किए है बजट के हवाले से, जो तजावीज़ कहो या उसकी मुखालफत कहो। दूसरी तरफ अगर मैं देख लूँ कि सिंध असम्बली में भी बजट पास हो गया है, जहाँ एक भी कट मोशन PTI या MQM के MPs ने दाखिल नहीं किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम अपने तौर पे, और दूसरी बात ही हमें बिलावल साहब की तरफ से, ज़रदारी साहब की तरफ से ये भी हुक्म है कि हम मुसलसल इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और बजट इजलास के शुरू से लेकर आखिर तक पीपल्स पार्टी के तमाम MNAs जो है वो मौजूद रहते हैं और जहाँ हमसे हो सके मुखालफत करना, जहाँ हो सकते हैं उसके ऊपर डिबेट करना। और कट मोशन तो मैं पहले बता चुका हूँ, 82 हमारी ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है कौमी असम्बली के बजट के ऊपर। ठीक है, निहाल हाशमी साहब, आप नहीं देखते कि वॉक ओवर फ्राहम किया गया है? चलें, अगर अक्सरियत नहीं भी थी अपोजिशन के पास इस बजट को रोकने के लिए, अपने एक मौसर किरदार अदा कर सकती थी अपोजिशन। ऐसा लगता है कि बस तकरीर अपनी करना मकसद था, तकरीरें हुई और उसके बाद सेशन को छोड़ दिया गया उसके हाल पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट के पहले सेशन से ही ये पता चल गया था कि हुकूमत इंतहाई गैर संजीदा है। हुकूमत चाहती है जो दस्तावेज़ात उसने पेश किया है उसे हर हाल में यहाँ से मंजूर कराया जाए। हुकूमत ने ऑन बोर्ड नहीं लिया अपोजिशन को और मुख्तलिफ पार्लिमानी लीडर्स को। हुकूमत ने वो इज़्ज़त, वो तौक़ीर, वो अहमियत नहीं दी, अपोजिशन के मेंबरान हो या ट्रेजरी बेंच के मेंबरान हो। उनकी जो कट मोशंस हैं
उनके जो तजावीज़ हैं, देखिए तकरीरी करना काम होता है मेंबर पार्लियामेंट का, और उसी तकरीर में वो अपने जो कट मोशंस होते हैं, अपने जो तजावीज़ होते हैं, अपने जो उनके रिजर्वेशंस होते हैं, वो उसमें शामिल करते हैं। मगर आपने देखा होगा कि ये बदतरीन बजट सेशन था जिसमें पाकिस्तान की तारीख की एक स्याह बाब का इजाफा किया इस हुकूमत ने, और ट्रेजरी बेंच ने अपने ही बजट के दस्तावेजात को वो अपने डेस्क पे मारते रहे, अपोजिशन पे मारते रहे, नारे मारते रहे, लोगों पे हमला आवर होते रहे। तो ये तो जिम्मेदारी होती है हुकूमत की कि बेहतर बजट के मानी ये नहीं होता है कि पास करे या फेल करे, नहीं, बजट के मानी ये होता है कि ये हमारी तजावीज़ हैं, इस पे आप अपने तजावीज़, अपने मोशंस लेके आए, अपने तकरीरों के जरिए, अपने कट मोशंस के जरिए। वो माहौल नहीं फराहम किया, और उल्टा ये हुआ कि पीपल्स पार्टी, PMLN, और अब मैंने आई वॉश के लिए अपने लोगों को भी उन्होंने, कैसर साहब ने, जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने वहां से उन्हें पर्सना नॉन ग्रांटा करके उन्होंने वहां से निकाल दिया पार्लियामेंट से। हालांकि एक बदतरीन रिवायत थी, इस तरह की रिवायत माजी में कभी नहीं मिलता। तो ये एक आमिरियत का सेशन था, आमिराना तरीके से इसको पास करने की कोशिश की गई, बहुत कोशिश की अपोजिशन ने संजीदा माहौल बनाने की। उनकी तजावीज़, उनके कट मोशन, जैसा भी कादिर साहब ने कहा, बहुत ही मौसर और मरबूत किस्म की थी, मगर हुकूमत ने ताकत के नशे में उसको रद्द कर दिया। आप तो ये दो एक तजावीज़ के बारे में बताना चाहेंगे निहाल हाशमी साहब कि आपकी तरफ से 2 या 3 तजावीज़ क्या दी गई हैं इस बजट के लिए? देखिए जी, हमने जो खुर्दुनी अशिया में जो उन्होंने, उसमें चीनी था, उसमें कुकिंग ऑयल था, उसमें सोडा था, बहुत सारी ऐसी, दूध, पाउडर दूध जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। फिर एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर हमने ये तजावीज़ दी कि इसको कट किया जाए, और गालिबन उसके ऊपर उन्होंने संजीदगी से गौर भी किया है और शायद उसको करना चाहते हैं। मगर जो बजट का दूसरा हिस्सा है उसमें हमारी ख्वाहिश ये थी, और हम ये चाहते हैं, और हमारी तजावीज़ ये थी कि दिफाई बजट पे आप कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। हम ये चाहते थे कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस और मुख्तलिफ और इदारों में इजाफा किया गया ग्रांट का, उसको कम किया जाए, क्योंकि वो तो कहते हैं कि ये इसे यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी तो उन्होंने बनाया नहीं। वो कहते थे चाय और बिस्किट पे गुजारा करता, मगर चाय और बिस्किट के गुजारे के जगह आप 48 सही है। मगर सर हकीकत ये है कि ऑपोजिशन जो है तनख्वाह, एक मिनट प्राइम मिनिस्टर साहब की तनख्वाह और मरात में इजाफा किया, उनके वज़रा, उनके नायबीन के तनख्वाह और मरात में इजाफा किया गया। हम चाहते थे और हमने मोशन दिया है कि जनाब सरकारी मुलाजिमीन और जो मुलाजिमीन है उनकी मरात में इजाफा किया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की मराद में इजाफा हुआ। इन सारी बातों का जवाब आलिया हमजा देंगी, लेकिन मामला यह है कि कौमी असम्बली से 30 खरब रुपए की ग्रांट्स मंजूर हुई हैं जब अपोजिशन यहाँ पर मौजूद नहीं थी, और पूरी दुनिया में ग्रांट्स और कट मोशन के ऊपर वोट करना जो है ये बजट इजलास का अहम तरीन हिस्सा होता है। लेकिन इस अहम तरीन हिस्से वाले दिन अपोजिशन जो है वो इससे लाताल्लुक रही। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, आलिया हम बातों का जवाब देंगे और फिर देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो दौरा लाहौर है वो किस तरह से कामयाब रहा, या अगर नाकाम रहा तो क्या रहा, यानी इस दौरे से क्या हासिल हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और फिर शहबाज शरीफ साहब की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो होना थी लेकिन अभी तक उसकी तारीख नहीं आ पा रही। एक ब्रेक के बाद इन तमाम चीज़ों में बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आलिया हमजा साहबा, एक तो बजट के हवाले से बात हो रही थी, उस पर आप अपना रद्दअमल दे दीजिएगा कि अपोजिशन ने जो कट मोशन जमा करवाई हैं आपने उसको संजीदगी से नहीं लिया। निहाल हाशमी साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की मराहत में इजाफा कर दिया गया, हालांकि आम आदमी को मराहत मिलनी चाहिए थी। दूसरा मैं आपसे सवाल करना चाहता था, आसिफ जरदारी साहब के दौरा लाहौर के हवाले से, ये मुकम्मल हो गया है, आप वापस चले गए, वो इस्लामाबाद चले गए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? आपके इत्तेहादी उनसे मिलते रहे, जहांगीर तरीन ग्रुप की उनसे मुलाकात हुई है, आसिफ जरदारी साहब किस मिशन पर थे आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं कहूँगी मुझे अनइंटरप्टेड बात करने दीजिएगा, इसलिए कि ये मैं फिगर्स से बात करूँगी। अगर एक भी बीच में इंटरप्शन होगी तो फिगर्स का आपको पता है कि आवाम तक पहुँच नहीं सकेंगी। सबसे पहले तो मैं इनकी इस बात का जवाब दे दूँ कि वज़ीर आज़म ने जो मराद बहुत ज़्यादा ले ली हैं 2014 से 2015
किसका दौर था आपको पता है, नाम नहीं लूंगी, वजीर आजम का खर्चा 780 मिलियन। 2016 से 2017 वजीर आजम का खर्चा 917 मिलियन और 3 सालों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 518 मिलियन के करीब रकम बचाई है, वो जो अवाम के टैक्स पेयर्स का पैसा था। अच्छा जी, अब आ जाए कैंप ऑफिस पे। नवाज शरीफ उन्होंने एक कैंप ऑफिस रखा हुआ था और उनको वहां जो पुलिस सिक्योरिटी फराम करती थी 717 लोग थे और उनका खर्चा 430 करोड़ रुपए। और ये मैंने पीएम ऑफिस के अखराजात और हाउस के अखराजात के अलावा बता रही हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब 2 कैंप ऑफिस रखे थे, 760 पुलिस ऑफिसर्स की वहां पर ड्यूटी थी और 260 करोड़ उन्होंने अपने कैंप ऑफिस पर खर्च किए। शहबाज शरीफ साहब 2 कैंप ऑफिस रखे थे और उसका खर्चा 572 करोड़ रुपया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने लिए कोई कैंप ऑफिस नहीं रखा। बनी गाला में वो खुद रहते हैं, अपने घर का खर्चा खुद बर्दाश्त करते हैं, ना उन्होंने वहां आने वाली रोड किसी के पैसों से बनाई है, ना बाढ़ किसी के पैसों से बनवाई है और उसके सिक्योरिटी के इखराजात भी प्राइम मिनिस्टर बर्दाश्त करते हैं। अब आ जाए नवाज शरीफ साहब, इन्होंने दौरे किए बैरून मुल्क, 92 दौरे, और जिनमें से मोस्टली इन्होंने कहां पर किए, जहां पर अभी भी वो भाग कर बैठे हैं और वहां उनका जो खर्चा आया 1 अरब 80 करोड़। आसिफ अली जरदारी साहब 134 दौरे किए और 134 दौरों में सबसे ज्यादा दौरे उन्होंने दुबई के किए जो उनके निजी दौरे थे, लेकिन वहां पर टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता था और उनका जो खर्चा आ रहा है वो 142 करोड़ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 3 साल 26 दौरे किए और उनका खर्च है सिर्फ 76 मिलियन। उसके बाद आ जाए सवाब दीदी फंड, नवाज शरीफ साहब 21 अरब रुपए जाती खर्चे के लिए, 21 अरब रुपए 3 साल उनके भी थे और वो जी, और फिर उन्होंने अपने सवाब दीदी फंड में से अपने एमएनएस को जो डिस्ट्रीब्यूट के वो 30 अरब। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपना सवाब दीदी फंड ही नहीं लिया। ये तो इनकी क्लैरिटी के लिए जो ये कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर के खर्चे बढ़ गए और उनको हमने बहुत ज्यादा लिवरेजेस दे दिया और आम आवाम को हमने नहीं। चलें अभी एक मिनट अगर आप आलिया हमजा साहबा, अब आपने कहा था कि अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा, किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन रद्द-ए-अमल मुझे लेने दीजिएगा। हाल हाशमी साहब आपकी बात को तो फिगर्स के साथ रद्द कर दिया है आलिया हमजा ने। आप कहते हैं कि मराद में इजाफा हो गया, जिसमें से कोई फिगर गलत है तो बताएं, ये वाली फिगर गलत कही है आलिया हमजा साहबा ने। निहाल हाशमी साहब सारी फिगर गलत उन्होंने दी है, सारी फिगर गलत दी है। मैं उनके करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने 67 बिलियन अपने एमएनएस के तरक्याती फंड के लिए रखा है, 67, जिस पे काजी फैज ईसा साहब ने भी जब खुद नोटिस लेके इस पे सवाल किया गया था तो उस पे सरकार के तरफ से कुछ जवाब भी नहीं आता और आज तक नहीं आया है। तो ये उनकी सवाबदीदी था। अभी मेरी मोहतरमा बहन ने कहा कि सिक्योरिटी के और सड़कों की भी एक मिनट में बोलने जवाब खर्चों के जो बनी गाला के जो खर्चे हैं, तो इमरान खान की तो जराए आमदनी कोई नहीं है। जब उनकी जराए आमदनी नहीं है तो अपनी सिक्योरिटी और सड़कें कहां से बना रहे हैं। और ये भी बता दें कि जमान पार्क वाला जो मकान उसे तोड़ के दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया वो कैंप ऑफिस नहीं और उस पर कितने अखराजात आ रहे हैं। तो ये इतना झूठ इतना बोले कि सच का गुमा हो जाए। और अगर चले आपका कोई कारोबार नहीं तो इसके माने वो जो आपके एटीएम्स किकबैक्स और कमीशन पेट्रोल के मद में उसमें आप बराबर के हिस्सेदार हैं जी। अच्छा चलें अब आप इंटरप्ट ना कीजिएगा। निहाल हाशमी साहब आलिया हमजा का जवाब लेकर मंदूख साहब जी। आलिया साहब जी देखिए मेरी एक बात सुने, वहां पर ये जो बात कर रहे हैं, ये जो 67 बिलियन वाली ये बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से वहां पर तो प्रॉपर उन्होंने ये जमा कराया कि हमने ऐसी कोई चीज एमएनएस को नहीं दी। ये असल में ना प्रॉब्लम इनका ये नहीं है, ना जमान पार्क वाला घर उनका कैंप ऑफिस है, ना जमान पार्क वाला घर उन्होंने इस दौरे हुकूमत के अंदर बनाया
है जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, उससे पहले उनका जमान पार्क वाला घर बन चुका था। उनकी सिक्योरिटी के पैसे वो खुद देते हैं, खर्चा वो खुद करते हैं। मेरे ख्याल में एक बंदा जो वर्ल्ड रिनाउंड क्रिकेटर कमाते कहां से, कमाते जरा आमदनी कोई नहीं है उनकी। वो तो ना जरा आमदनी कोई नहीं है, जरा आमदनी बताइए। शहबाज शरीफ साहब जो कहते थे ना, मेरे जरा आमदन बताइए इमरान खान साहब का, थे कि फिर मैं बात नहीं करूंगी कि वो जो रेलवे के ढक्कन जो है इत्तेफाक जरा आमदन बताइए खान साहब का, ऐसी बातें उनके जराए। मेरी एक बात सुने, उनकी जायदादें, उनके जरिए वो, और क्या जराए आमदन, मतलब ही इज एन ऑल राउंड वर्ल्ड रिनाउंड क्रिकेटर हैं। मतलब मुझे तो आपकी समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब से जब हमने रसीदें मांगी थी ना, तो वो कतरी खत ले आए शौकत खानम के डोनेशन पे आप हाथ साफ कर रहे हैं और अदालत ने उन्हें वो किया है। जी ठीक है, चलें इस पर बात हो गई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत से 2-3 मौजूद हैं बड़े इंपॉर्टेंट। मैं कश्मीर के इलेक्शंस पर भी आना चाहता हूँ। नहीं सर, आप एक सेकंड, नहीं सर आप आए, नहीं मुझे एक लास्ट बात बजट के उसके लिए करने दें। हाँ, इसलिए मतलब कि इन्होंने जितनी बातें की ना, ये अपनी बारी पे भी बोलती है। मंदोखेल साहब आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट बात मुकम्मल कर लेने दीजिए, आ रहा हूँ। इस तरह जवाब नहीं दे। रिनाउंड क्रिकेटर थे, जरा आमदन कोई नहीं था। आलिया साहब जल्दी से मुकम्मल कर लें एक जुमले में। वो एटीएम है जो करप्शन करते हैं पेट्रोल में, चीनी में, आटा में, दवाइयों में, ये जरा आमदन है उनके। जरा आमदन ये करप्शन वाले एटीएम है। अच्छा जी, चलें, मैं जिनके पास जेट है, जहाज है, कुछ कह रहे हैं आलिया साहब, एक जुमले में कह लें, अगर बात करेंगे तो उसका रिबटल लेंगे। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दे, 23 अरब की सब्सिडी शुगर में हमने नहीं दी थी सलमान शहबाज को। सब्सिडी लेने वाले ये, शुगर मिले इनकी, और आकर ये मीडिया पर ये बातें करेंगे और इनसे पूछ ले, इनको बजट की बेहतरी नहीं पता थी। ये जिन कट मोशंस की बात कर रहे हैं, इन्हें नहीं एक सेकंड, इन्हें तो किसी आपको भी कुछ नहीं मालूम, क्योंकि ये बजट IMF ने बना के भेजा है। इन्हें तो ये अमेंडमेंट का नहीं पता था। IMF का बनाया हुआ, आपने तो नहीं बनाया। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। जरा मुझे मंदुखेल साहब के पास आने दें। आप दोनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मंदुखेल साहब जरा अगले एक जी, आलिया साहब मुझे तीसरे मेहमान को भी शामिल करने देना गुफ्तगू में। फिर आप मजीद बात कर लीजिएगा, मैं आपके पास आता हूँ वापस। मंदुखेल साहब ये बताइए, ये आसिफ जरदारी साहब का जो दौरा था, चले मैं इस दौरे पर भी बाद में आता हूँ, उससे भी ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज की है, मैं आपको बिलावल साहब का एक बयान सुनवाता हूँ जो कि कश्मीर वज़ीर आज़म लाने जा रहे हैं। सुनाइए जी, बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं। कश्मीर के अवाम अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आज़म मुंतखब करेंगे। हम इस कठपुतली को क्या कहें, ये बुज़दिल कठपुतली असल में सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। अच्छा, मैं आपको फवाद चौधरी साहब की इसके रद्दमल में ट्वीट सुनवा देता हूं पढ़ के। वो कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल और मरियम इलेक्शन मुहिम में चिल्ला कर पागल हो गए और बाद में उन पर इंकशाफ हुआ कि उनकी जमातों के टिकट पर 1/3 उम्मीदवार भी इंतखाब नहीं लड़ रहे थे। कश्मीर में पीपल्स पार्टी के 8 उम्मीदवार इलेक्शन की रेस में हैं। बिलावल की गुफ्तगू से लगता है उनको अपनी पार्टी की पोजीशन का ही पता नहीं है। मंदोखेल साहब, कितने उम्मीदवार कश्मीर में आपके इलेक्शन लड़ रहे हैं? फवाद चौधरी की इतला है 8 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म आप कैसे बनाएंगे? जो आलिया मोहतरमा साहब फरमा रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इतनी दौरे किए। आसिफ अली जरदारी साहब ने 9 दौरे, जो ये बिल्कुल कंजूसी से काम ले रही है, 9 दौरे जो उन्होंने अगर इसका जवाब पहले दे देते वैसे मंदोखेल साहब, ये कि आपकी कश्मीर में कितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर हम इस पर वापस आ जाते। मेरा सवाल तो आप भूल कर गए। कश्मीर में आपके कितने टिकट होल्डर? मैं आपको बता चुका हूँ जी, मैं आपको बता चुका हूँ कश्मीर का। मैं आपको लिस्ट अभी व्हाट्सअप कर लेता हूँ। अभी इस शो के दौरान एक सीट पे हमारे, सब सीटों पे हमारे कैंडिडेट खड़े, एक सीट पे हमारे विकेट नहीं है। मैं आपको अभी व्हाट्सअप कर सकता हूँ। हमारे टिकट तकरीबन 1 महीने पहले ऐलान हो चुका है और व्हाट्सअप में आपको अभी 2 मिनट में कर लेता हूँ इस शो के दौरान। दूसरी बात ये कि जब वो आलिया मोहतरमा साहब फरमा रही है कि जरदारी साहब ने दौरे किए, तो इनको थोड़ा ये ख्याल रखना चाहिए कि जरदारी साहब ने 9 दौरे चाइना के किए, जो सिपे का बुनियाद रखा। पाकिस्तान का एटम बम का बुनियाद भी हमने रखा, जो ये बेचने पे तुले हुए, सिपे का बुनियाद भी हमने रखा। और मैं एक चीज़ ये भी बता दूं साथ में, ये न्याजी साहब तो एक दौरा करके अमेरिका का, जो कश्मीर बेच के आ गया।
जो वापसी पे आ रहे थे, और ये सारे लोग उनको आर पहना रहे थे जैसे वो हज से आ रहे थे, और वो कश्मीर का सौदा करके आया था, और आपके सामने आगे सारी बात। अब सवाल ये जो निहाल हाशमी साहब बता रहे थे, कट मोशन, सबसे पहले 82 कट मोशन में मेरे कट मोशन सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों के ऊपर थे, जो इनकी अपनी वफाकी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, उसको उन्होंने स्टक डाउन कर दिया। और उसके साथ साथ ये तो बता रहे थे, ये जो खर्चे बता रहे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जरदारी साहब के दौर में या नवाज शरीफ साहब के दौर में, ये तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने पे तुले हुए थे, तो ये खर्चे किस बात के रखे थे? ये तो गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ रहे थे, खर्चे किस बात के रखे उन्होंने? ये तो जो अभी बता रहे बनी गाला, मैं जरा इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बनी गाला का जो घर है वो किस चीज पे वो खर्चा चबाली, इनका तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। वो जो पैसे थे वो जमायमा साहबा के आगे पीछे उल्टे सीधे अकाउंट पे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए, मगर बनी गाला का जो खर्चात थे वो कौन से अकाउंट से पे कर रहे हैं ये मुझे बता दे। दूसरी बात ये, वो हेलीकॉप्टर में पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म जो साइकिल पे जाने की बातें कर रहा था, और जब वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो बनी गाला से वज़ीर-ए-आज़म हाउस हेलीकॉप्टर पे जाकर थे, ये भी जरा बता दे आप। बात ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये लोग किस मुंह से बातें कर रहे हैं और किस तरह डेटाई बेशर्मी से ये बातें कर रहे हैं, और खर्चे गिना रहे कि उनके 1 करोड़ थे, हमारे 50 लाख थे, उनके 2 करोड़ थे, हमारे 1 करोड़। भाई आप तो सब कुछ खत्म कर रहे थे, आप तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की यूनिवर्सिटी बना रहे थे, क्या हुआ 3 साल में बना? आप तो गवर्नर हाउस तोड़ रहे थे, बना आपके सारे अखराजात सब। और फिर दूसरी बात ये, आपको दुनिया में पूछ कौन रहा है, आपको दुनिया में बुला कौन रहा है? जरदारी साहब तो दुनिया का आलमी लीडर, मैं एक चीज बताऊं आपको, जिसने सीपैक का बुनियाद रखे, आपने तो एक दौरा कर दिया, आपने कश्मीर भेज के, आपको पूछने वाला कौन है? आपको बता दुनिया में आपका दुनिया में दोस्त कौन है? आपने तो ईरान से आपने सऊदी अरब जो आपको पैसे लिए आपसे वापस नहीं किया, आपने चाइना से कर्ज लेके वापस कर दिया उसको। बात यह है कि आपका दुनिया में दोस्त मुझे बता दो। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने दोस्त बनाया, यही वजीर खारजा जो हमारे दौर में था और जो उस तो बातें करते ये लोग उसके खिलाफ आके आज ये कह रहे कि हमारी बड़ी अच्छी पॉलिसी, आपकी खाक अच्छी पॉलिसी है, आपने दुनिया भर में आपने पाकिस्तान को जो ना ये बदनाम करने पे, और पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं रहा आपका। आप मुझे सऊदी अरब की बात बताओ, आप मुझे ईरान की बात बताओ, आप मुझे चाइना की बात हो, आपका सीपेक जो है ना सुसरवी का शिकार है, इस वजह से इनकी नाइली और निकम उसकी वजह से ये जो बातें करे। और फिर मुझे याद इनका वजीर खजाना अभी कल परसों ये असेंबली में जो खिताब कर रहा था कि हमारी मजबूरी थी IMF से लोन लेने के लिए, क्या मैं इनके वज़ीर-ए-आज़म की बात याद नहीं दिलाऊं जो कहते हैं हम खुदकशी करेंगे अगर मैं लोन लिया। आलिया हमजा साहब ने आपका जवाब देना है, मैंने एक सवाल मैं आलिया साहब एक ब्रेक की इजाजत ले, जरा मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। निहाल हाशमी ने भी सवाल रखना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं निहाल हाशमी साहब, मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो एक होनी थी जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी इत्तफाक किया था, पीपल्स पार्टी ने भी उससे इत्तफाक किया था। अब तक की इस पार्टी की कोई डेट तो कम से कम आ जानी चाहिए थी, या ये अब नहीं होगी क्योंकि एक स्पीकर साहब ने आप एक कमेटी बना दी है इंतखाबी इस्लाहात के लिए, उस पर बात करने के लिए, तो क्या अब भी ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ अलील हैं, और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जब होती है और उसकी हतमी तारीख का ऐलान तब होता है जब तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड, जिसे कहते हैं प्रिलिमिनरी जो मीटिंग्स होती है उनकी रजामंदी होती है, उसे लिया जाता है। और ऑल पार्टीज़ में आपको पता है कि ऑल पार्टी समथिंग डिफरेंट एंड पार्लिमानी पार्टी समथिंग डिफरेंट। ऑल पार्टीज में ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी नहीं होती है, और पार्लियामेंट पार्टी वो होती है जिसमें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है। सेहत जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में रुकावट है। ना 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 आप ये बात मेरी ज़बान मुंह में ना डालें, ये बात नहीं है। हमने सबको ऑन बोर्ड लेना। और दूसरी बात सुन लें, जो कैसर साहब हैं उनकी क्या अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं उनकी हैसियत नहीं है कि हमने देखा कि उन्होंने एक तो नाइंसाफी की 7 मेंबर्स को जब उन्होंने पनिश करने की कोशिश की, और दूसरे उनका वो कोई भी हैं और उनको आपके जो लीडर हैं कागजों में है, मिस्टर स्पीकर कहकर मुखातिब करते हैं। सर ये उनकी हैसियत नहीं है तो आप उनको मिस्टर स्पीकर क्यों कहते हैं? जो हम उनको नहीं कहते, हम चेयर को कहते हैं, हम चेयर को कहते हैं। चेयर पर कौन बैठा है सर? वाहिद को नहीं कहते। और उन्होंने साबित किया अपने, और उनकी बनाई गई कमेटी में क्यों शामिल हुए आप? निहाल हाशमी साहब, देखें आप उनकी बनाई हुई कमेटी में क्यों शामिल हुए? नहीं हो रहे।
शामिल नहीं हो रहे? जनाब नहीं हो रहे हैं ना, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं। उनकी सुन लेना पूरी बात। वो जो इलेक्शन के हवाले से जो बात करना चाहते हैं उसी पे हमने एपीसी करना है कि इस तरह का आदमी जिसके खिलाफ हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, ऐसा आदमी जो इंसाफ नहीं कर सकता, इस चेयर की तकरीम और इज्जत नहीं करा सकता, पार्लियामेंट की इज्जत नहीं करा सकता, लीडर ऑफ द अपोजिशन की इज्जत नहीं करा सकता, स्पीकर साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं इनहाल हाशमी साहब? उसकी क्या है? आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं? ये तो भाई उनको तो आज खुद रिजाइन कर देना चाहिए। तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो आप लेकर आए थे उसका क्या हुआ सर? चेयर की सूरी साहब के खिलाफ जो आप लाए थे, ये जो सियासत है ये देखिए टॉक शो में हल नहीं होता है। इसे सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेके हम अपने मंशूर, अपने अज़ाइम, अपने मंसूबे के मुताबिक चलेंगे। टॉक शो में इसके हवाले से ना हम जवाब दें और ना इसे हल किया जाता है। ठीक है जी। आलिया हमजा साहब और जरूर होगी जी, बहुत सारे पॉइंट्स आप नोट कर रही थी, मंदोखेल साहब बात कर रहे थे। साहब मैं आपको सिर्फ जी नहीं, मैं बहुत सारे पॉइंट्स सब भी नोट करी हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अब मेरी स्टेटमेंट के दौरान कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं इनकी बात को सुनती हूँ और जब मैं शुरू करती हूँ तो ये दोनों बोलना शुरू कर देते हैं। आप अब सबसे पहले तो इनकी नो कॉन्फिडेंस की स्टोरी सुन लेना जी। नो कॉन्फिडेंस तो आप सच बोल रहे होते हैं कभी? आपकी तो मैं अलिफ बे पे आपको चीजों का अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, अफसोस हो रहा है मुझे जी, वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। ये मीडिया को भी सोचना चाहिए। हाँ जी, नो कॉन्फिडेंस पे बात हुई थी। आपको पता है सूरी साहब की नो कॉन्फिडेंस क्यों वापस ली गई है? बिकॉज इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। हमने अपने मेंबर्स को कहा था कि वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे और इन्हें 172 मेंबर्स वहां पर पूरे करने थे। दूसरा, जो इन्होंने 2 नंबरी की थी, इन्होंने जो लिस्ट लगाई थी उसमें ज़ारे शाह साहब, जिनकी अभी बेटी भी जीत कर आ चुकी है, उनके सिग्नेचर्स मौजूद थे। तो इनकी 2 नंबरी जब पकड़ी गई तो इन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस लेना पड़ा। प्लस प्राइम मिनिस्टर के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में से पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने, आपको भी याद हो कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नेशनल असेंबली का बायकॉट किया था। अब आ जाए ना जरा, ये जो मेरे भाई कादिर मंदोखेल साहब बात कर रहे थे, पहले तो मैं इनकी फॉरेन जरा पॉलिसी के ऊपर अच्छी तरह से इनको याद करा दूं। कश्मीर हाउस का बोर्ड हटा दिया जाता है जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहां पर आ रहा होता है। सलाला के अंदर हमारे 24 जवान वहां पर शहीद हो जाते हैं और इनकी फॉरेन मिनिस्टर क्या डिसाइड करती है? वो ये कहती है कि उन्होंने यूएन की तकरीर के अंदर उनका नाम ही नहीं लेना, जो आज ये हमें ये सारा कुछ बता रहे हैं ना। और फिर जब इनकी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के ऊपर जाती हैं तो हाईलाइट इंडिया क्या करता है? उनके पर्ल्स, नेकलेसेस, उनके बैग्स। लेकिन कोई ये चीज नहीं देखता कि इंडियन मीडिया जब वहां पर कह रहा होता है पाकिस्तान बॉम्ब्स लैंड्स इन इंडिया, उसका कोई रिबटल नहीं आता। इनकी फॉरेन पॉलिसी होती है सारा पालन के साथ फोटो शूट्स कराने में। इनकी फॉरेन पॉलिसी होती है एंजेलिना जूली के साथ, जो इनकी लीडरशिप है, उनके साथ हाथ मिलाने और उनको डिनर्स कराने के ऊपर। ये तो इनकी फॉरेन एक बात तो मुझे बताएं, आज बिलावल हाउस के ऊपर ये बड़ी बात कर रहे थे सर। नहीं अभी नहीं, मैं बात आपको सारी बताऊंगी, लेकिन मैं पहले बात खत्म कर लूं। बिलावल हाउस, आप मुझे बता दें, बिलावल हाउस लाहौर किसके खर्चे का बना हुआ है? बिलावल हाउस कराची किसके खर्चे का बना हुआ है? जेली बैंक अकाउंट से क्या क्या होता रहा है। और ये तो आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसलिए नहीं कर सकते कि 35 अरब तो इन्होंने प्ली बार्गेन कर लिया उस केस के अंदर। अगर तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी तो आप प्ली बार्गेन क्यों कर रहे हैं? ये जो बात कर रहे थे ना प्राइम मिनिस्टर की, बेसिकली मुझे तकलीफ होती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर का मुकाबला उन लोगों से करती हूँ जिनके सदके के बकरे, जिनकी सालगिरह के केक, जिनके अयान अली के टिकट तक जो है वो लोगों के पैसों से जाते हैं, हमारे लोगों के, हमारे सिंध के बजट में से जाते हैं। फिर इन्होंने बहुत बड़ी बात की और मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और वो इन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब के बारे में, इन्होंने कहा वो तो कठपुतली हैं। तो मैं इनको बता दूं, या वजीर आजम के बारे में, तो मैं इनको बता दूं कठपुतली कौन है। वो हैं जो अपनी फुफ्फो की कठपुतली हैं, जो अपने बाप की कठपुतली हैं, या जो वसीयत के ऊपर आते हैं। और इन जैसे जिन लोगों का कैलिबर शायद या इंटेलेक्ट उससे बहुत ज्यादा है, वो इनके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। देखें बात इतनी सी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, दुनिया उन्हें जानती है, दुनिया उन्हें प्रेस कर रही है। जो अमेरिका के साथ जिस तरह का उनका स्टेटमेंट है उसे पूरी दुनिया और हर मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी उसको अप्रिशिएट करे। आप अगर बुग़्ज़े इमरान में ऐसी बातें करते रहें और आप अपनी लीडरशिप का मुकाबला अगर प्राइम मिनिस्टर से करना चाहें तो सॉरी टू से उन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आसमान और जमीन का कंपैरिजन नहीं हो सकता। चलें परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज आलिया हमजा साहब बेसिस के ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि एलएनजी की किल्लत से पूरी कराची की सनत बंद है और आने वाले दिनों में इसके असरात मुरतब होंगे।
और इससे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी मुतासर होंगी। आप इस बहरान को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपको एहसास है कि LNG की किल्लत की वजह से क्या प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं? मुफ्ती इस्माइल साहब ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं सिर्फ आपको जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। वही मुफ्ती इस्माइल साहब हैं जो ये कहते थे कि डॉलर को उसके रियल वैल्यू के ऊपर होना चाहिए। वही मुफ्ती इस्माइल साहब हैं जो इसहाक डार को कहते थे कि मईशत ये ख़राब करके गई हैं। वही मुफ्ती इस्माइल साहब हैं जो ये कहते थे कि ये बजट तो इतना अच्छा है कि हर ताजिर बरादरी इसको आप मुफ्ती इस्माइल साहब की शख्सियत पर रोशनी डालने की बजाय आप उनकी स्टेटमेंट गलत है तो ये बताएं ना कि स्टेटमेंट गलत है। यही कादर मंदोखिल साहब कह रहे थे, मैंने फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट के बारे में पूछा, उन्होंने उनकी शख्सियत पे इज़हार ख्याल किया। नहीं, मैंने शख्सियत पे बात नहीं की है। मैंने ये बात की है कि उनको बकौल उनके फैक्टिफ में ले जाने वाली BPMLN है ग्रे लिस्ट में, उनकी प्रॉपर वीडियोस हैं जो वो ये बात करें। आप आ जाए और जिनकी खुद तो कारोबार जो है वो इस वक्त आपने देख लिया है कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और वो TV पर आकर हमें ये भाषण देते हैं कि लोगों के कारोबार तो डूब चुके हैं। तो इसलिए उनकी स्टेटमेंट पे मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, अभी एक ट्वीट आई है, वो ट्वीट जरूर शेयर कीजिएगा, लेटर जरूर शेयर कीजिएगा। खाकान अब्बासी एंड मुफ्ती इस्माइल बोथ फेसिंग करप्शन केसेस एंड दे क्लेम दैट अ मिनिस्टर आज जो यानी वो वाली जो कंपनी है फॉर अ ब्राइब टू सेट अप LNG टर्मिनल एट कासिम पोर्ट टू सेफगार्ड देयर रेपुटेशन। इन्होंने पब्लिकली लेटर के अंदर लिखा है इन दो मिनिस्टर्स का नाम। मतलब आप खुद ब्राइब लेने वाले LNG टर्मिनल के लिए महंगी LNG आप लेने का जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि आप नाम बताएं बिजली घर का जो महंगा है, जो हमने महंगा लगाया है वो उसका नाम बताएं। वो कह रहे हैं मैं आपको अभी बता रही हूं, मुझे आप ये बता दें, आपको भी पता है कि LNG के ये जो सौदे करके गए हैं, LNG के प्राइस के ऊपर जब ये 13 सेंट्स के ऊपर कर रहे थे, साथ इंडिया 7 सेंट्स के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। हाँ। ये 15-15 20-20 साल के सौदे कर रहे थे। ये LNG का एक-एक टर्मिनल। अच्छा, महंगे सौदों का जवाब तो जो है ना मुझे हाशमी साहब देंगे, लेकिन चाहे वो आप उसको यूज करेंगे नहीं। सिर्फ एक सेकंड, लास्ट बात इनको कहें, इस बात का भी जवाब दे, इस बात का भी। जी मैं वापस आता हूँ। मंदोखिल साहब मुझे ये बताइए, जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर से क्या हासिल करके गए हैं? आप हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ मिले हैं, कुछ कामयाबी मिली आपको? आपने जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात की है, क्या कामयाबी मिली? अलायंस बना रहे हैं नून लीग के खिलाफ। आज अखबार में खबर छपी हुई है कि सोर्सेज से कि नून लीग के खिलाफ एक इत्तेहाद आप इकट्ठा कर रहे हैं, क्या ऐसा ही है? हाँ, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ख़तरों के खिलाड़ी एक जरदारी सफ़र बारी। ये तो अब देखें, अगर एक सियासतदान, ये एक पाकिस्तान के साबिक सदर और एक पार्टी के सरबराह अगर वो पोजीशन के या हुकूमती इत्तेहादी जो कि कल हमारे इत्तेहादी थे उनसे अगर मुलाकातें हो रही है या कर रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या तकलीफ हो रही है मुझे नहीं समझ में आ रही। पहली बात तकलीफ तो नहीं हो रही, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या एजेंडा क्या था? मैंने जवाब दे दिया। मैंने जवाब दे दिए। एजेंडा देखो, काफ लीग हमारा इत्यादि रह चुका है, और दूसरी बात यह कि सियासतदानों की आपस में मुलाकातें होती है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। दूसरी बात ये, आलिया साहिबा ने आसिफ अली जरदारी साहब की फॉरेन ट्रिप के हवाले से जो बातें कही है, जो साबिक वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट थी अमेरिका की, उनसे हाथ मिलाने की। हाँ। तो मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, मगर इसने मजबूर किया मुझे बात करने पे। तो ज़रा मैंने असम्बली के फ्लोर पे भी ये बात उठाई है। आलिया साहिबा से ज़रा पूछो कि अली जैदी किसका कस्टोडियन है, और आगे मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ कि कितनी शादियाँ हुई हैं, क्या हुई है, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि आपसे अगर सियासी बात कोई पूछे नहीं तो ज़्यादा बातें की है ना। एक पाकिस्तान के साबिक सदर अगर अमेरिका के कोई वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट से मुलाकात करे तो ये मोहतरमा उसको कोई और रंग दे रही। अब असल में नियत का फतूर है ना, हम तो एक सियासी लीडर के तौर पर या सियासी लीडर अमेरिका के सियासी लीडर से मिल रहे, तो उनको ये मोहतरमा कोई और रंग दे रहे। मगर अली जैदी को अभी बीच में ना बोले, अभी बीच में ना बोले। मोहतरमा आपने बहुत बोल दिए, अब मुझे भी बोलने दे। बात यह है कि अब इस बात को अगर वो उस तरफ ले जा रहे हैं तो इनके आप बोल रहे हैं, अभी भी बोल रही है। अब सही
अब ये क्या ये आप क्या बोल नहीं रही, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलने को? आप सब्र करें, आप सब्र करें, आप सब्र करें, आप सब्र से काम ले लें। हर आपका लीडर जो है ना वो फिरदौस शिकावान ना बने। जरा तामुल से बात सुने अगले की। जब आप किसी और के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए आप सोच रहे तो अगले के लिए भी तैयार हो जाओ कि अगले आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, ठीक है। बात नहीं, बिल्कुल सवार है ना, ये इनको तहजीब है ना, ये इनको कल्चर है ना। इमरान खान ने इसको तरबियत दी है ना। किसकी तरबियत है? इन्हीं की तरबियत है ना। ये गाली गलूच की, ये सारी गुंडागर्दी की तरबियत तो इमरान खान ही दी है, जब भी तो ये सारे बदतमीज बने हुए। अब सवाल ये, मैं एक चीज बताऊं आपको कि जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए, हमारी पंजाब असम्बली में 7 सीटें हैं, इनको परेशानी किस बात की है? और क्या मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ, आलिया साहिबा इस बात का भी जवाब देंगे कि मेरी ये नियाल भाई को मैं दूसरी मरतबा कल भी एक शो में, हालांकि उसने कहा कि मैं दोबारा नहीं बैठूंगी, आज फिर बैठिए मेरे साथ। ठीक है, डायलॉग जहां पर होना होता है, डायलॉग होना है, आर्गुमेंट से बात होनी है, तो एक साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं है। अब आप मुझे बोलने दें, अब आप मुझे मुकम्मल टाइम कम है। मैं निहाल हाशमी साहब से एक सवाल उनके सामने रखना चाहता हूं। अच्छा, अब आप आखिरी बात सुन लें, अब आखिरी बात सुन लें। आप मुझे बताओ कि 27-28 साल मुझे प्रैक्टिस को वकालत हुए, मैंने कभी ये ऐसा केस नहीं दिया है कि बाकायदा एक इल्ज़ाम लगता है। हमारे तो इल्ज़ाम लगते ही बंदे जेल में डाले जाते हैं, इनका इल्ज़ाम लगता है, रेफरेंस दाखिल होता है, कोई गिरफ्तार नहीं होता है, उसके बाद कमीशन बनता है, कमीशन के ऊपर बाकायदा रिपोर्ट के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, और फिर जहांगीर तरीन साहब जमानत लेते हैं और FIA कहते हैं हमें जरूरत नहीं इसको गिरफ्तार होने की। आपके जमाने में अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ तो ये मिसाल भी नहीं मिलती कि मुकदमा हो गया हो या रेफरेंस बन गया हो। यहाँ पर तो चले 5-7 मिसालें आप फिर भी निकाल सकते हैं तरीके इंसाफ में से कि अपनी हुकूमत के होते हुए मुकदमे हो रहे हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं। अलीम खान का मुकदमे क्या बना, जहांगीर तरीन का क्या बना, खुसरो बख्तियार का क्या बना, ये सवाल वैलिड है आपके, इसका जवाब तो देना चाहिए। क्या बना, ये सारे तो सही बात है। निहाल हाशमी साहब बनाने के लिए सारे हाशमी साहब, रिजल्ट क्या हुआ? ये महंगे मुआहदों की बात करते हैं कि बिजली के महंगे तरीन मुआहदे आप करके गए, जहां पर 6-7 सेंट में बिजली मिल रही थी, आप 16 सेंट में करके गए। क्या जवाब है आपके पास इसका? देखिए, आज मिस्टर इस्माइल ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया इसका, और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मोहम्मद नवाज शरीफ, इसाक डार और उनकी टीम ने जो कुछ पाकिस्तान के एनर्जी के लिए किया है वो तारीख का एक सुनहरा बाब है। आप अंधेरे से रोशनी में आ गए। हम कराची शहर या पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में 12 घंटे से कम लोड शेडिंग नहीं थी, हमने 2 LNG टर्मिनल बना के दिया। और शुक्रिया अदा करें हमारे दौर के हुकूमत का कि जिसने 10 क्या हमारी क्रेडिबिलिटी थी कि 15-15 साल के मुआहदे करने को तैयार थे। बने एक एटॉमिक पावर के पास एनर्जी नहीं है, इससे बड़ा शर्म का मुकाम। क्या ये बात दुरुस्त है सर कि क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की किल्लत थी, किल्लत पूरी करने के लिए आपने 6 की बजाय 16 सेंट में बिजली पैदा करके दी, बहुत महंगे मुआहदे किए? क्या यह बात दुरुस्त है? बिल्कुल गलत बात है ये। हमने जिस तरह से बिजली इस मुल्क में ला के दी, आपको पता है हमारे वक्त में बिजली की क्या कीमत थी? 9 रुपए पर यूनिट। आज कितने की है बिजली की यूनिट? आज जाके आप घरों में सर्वे जाके करें, आम लोगों से पूछे, कारखानेदारों से पूछे कि क्या हालात है। ये हुकूमत होती, ऐसा रियासत मदीना होता है जिसके सरबराह को ये नहीं पता हेलीकॉप्टर से आए हेलीकॉप्टर से जाए। लोगों के बजट पे, उनके खुर्दनोश पे, बजट पे टैक्स लगाए जाते थे और अपने ऐश के लिए, वजीर आजम के लिए आप मराद देते थे। चलें जी, आखिरी मिनट है, जवाब जरा आलिया हमजा साहबा से ले लें। जी आलिया साहबा। मैं तो सिर्फ इतनी बात करूंगी कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 2016 में इंडिया और बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई थी, आज वहां पर आप ये देख लें कि हमारे पास लेबर फोर्स जो है वो कम हो गई है, हमारे पास ऑर्डर्स इतने ज्यादा है। LSM 14% पर पहुंच चुकी है, जिसमें फार्मा की ग्रोथ 25% हो गई है। हमारे इस वक्त ट्रैक्टर्स हाईएस्ट प्रोडक्शन दे रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। अगर ये सारा कुछ हो रहा है, अगर ये सारी चीजें ग्रो कर रही हैं, तो एक ही चीज इंडिकेटर है कि हाँ हम सही सिद्ध की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब अफसोस तो मुझे ये होता है कि जब आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ करे, आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ करे, आपका सर्विस सेक्टर ग्रोथ करे, तो पाकिस्तान तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर बिजली ना होती और आपको अगर पता हो। बहुत शुक्रिया आलिया साहबा, बहुत कादिर मंदोखेल साहब, निहाल हाशमी साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।